नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फ़ोन है या जो कपड़े पहने हैं, ये सब बनते कहाँ हैं? आज हम दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे एक बहुत बड़े, बहुत ही अहम बदलाव को समझने वाले हैं। देखिए, नए व्यापार नियमों की वजह से दशकों पुरानी स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियां सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर हो गई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नए नियम कानून बन रहे हैं, ये दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग का नक्शा आखिर बदल कैसे रहे हैं? कौन से देश हैं जिन्हें इसका फायदा मिल रहा है और कंपनियां इस नई सिचुएशन में खुद को कैसे ढाल रही हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। आज हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, नया ट्रेड लैंडस्केप क्या है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़ा बदलाव आया है वो देखेंगे। उसके बाद लागत की चुनौतियों पर बात करेंगे। फिर कुछ खास इंडस्ट्रीज पर नजर डालेंगे और आखिर में भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है ये समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, नया व्यापार परिदृश्य। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे बदलाव की जड़ें कहाँ हैं, इसकी असल वजह क्या है। देखिए, हो ये रहा है कि आज की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, मतलब जो भारी भरकम टैरिफ लग रहे हैं और एक्सपोर्ट पर जो कंट्रोल है, ये सब मिलकर कंपनियों पर जबरदस्त दबाव डाल रही हैं कि वो अपने काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल डालें। वो जो दशकों से चला आ रहा था ना, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल, अब उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और बस यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। इसे एक शब्द में कहें तो वो है रीजनलाइजेशन। यानी अब कंपनियां एक ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग रीजन में अपनी सप्लाई चेन बना रही हैं। और इस नई रणनीति का एक ही मूल मंत्र है, स्थानीय के लिए स्थानीय या लोकल फॉर लोकल। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां अब अपना सामान वहीं बना रही हैं जहां उन्हें बेचना है। ऐसा क्यों? ताकि वो टैरिफ और दूसरे पॉलिटिकल जोखिमों से खुद को बचा सकें। और ये कोई कोरी थ्योरी नहीं है, ये असल में हो रहा है। कोका कोला और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अब लोकल लेवल पर ही बना रही हैं। टेस्ला को ही देख लीजिए, वो भी अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के तहत अपनी गाड़ियों का लगभग 85% उत्पादन वहीं लोकल लेवल पर कर रही है। और टोयोटा की तो पूरी स्ट्रैटेजी ही बेस्ट इन टाउन है, यानी लोकल प्रोडक्शन पर फोकस। अब ठीक है, कंपनियां लोकल प्रोडक्शन की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वो है बढ़ती लागत। हमारा अगला हिस्सा इसी पर है कि ये कंपनियां सप्लाई चेन के प्रेशर और बढ़ती कॉस्ट से निपट कैसे रही हैं। तो इसके लिए कंपनियां एक 4 स्टेप वाली प्लानिंग पे काम कर रही हैं। सबसे पहले वो ये मानती हैं कि हाँ, लागत बढ़ रही है। फिर वो कीमतों को सीधा कस्टमर पे डालने के बजाय अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे तरीकों से लागत को खुद ही झेलने की कोशिश करती हैं। मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी दी है उसे एक्सपोर्ट पे वापस ले लेना। तीसरा, वो टैरिफ बढ़ने से पहले ही कच्चा माल खरीदकर स्टॉक कर लेती हैं। और चौथा, जहां भी मुमकिन हो वो टैरिफ वाले मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल से बदल देती हैं, जैसे एल्यूमिनियम की जगह फाइबर ग्लास का इस्तेमाल करना। पर ये जो बदलाव हैं, ये हर इंडस्ट्री पर अलग-अलग तरह से असर डाल रहे हैं। तो चलिए अब कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज पर जरा करीब से नजर डालते हैं और देखते हैं कि वहां असल में क्या चल रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। इस सेक्टर पर तो ट्रेड वॉर का बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। सोचिए, गाड़ियों के पार्ट्स पूरी दुनिया से आते हैं और टैरिफ की वजह से इनकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन में ही रुकावट आ गई है। इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए, 1.45 ट्रिलियन येन। जी हां, टोयोटा का अनुमान है कि सिर्फ अमेरिकी टैरिफ की वजह से उनकी ऑपरेटिंग इनकम पर पूरे साल में इतना बड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर, जो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंसी हुई है। एक तरफ तो एआई की वजह से चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है, एनवीडिया जैसी कंपनियां लगातार यही बता रही हैं। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों की वजह से चीन जैसे बड़े बाजारों तक पहुंचना और प्रोडक्शन की प्लानिंग करना दोनों ही बहुत मुश्किल हो गए हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के सामने भी एक बड़ा खतरा है। अगर मेडिकल सप्लाई पर टैरिफ लगे तो दवाओं की कमी हो सकती है। तो इसके जवाब में जॉनसन एंड जॉनसन और इलाई लिली जैसी कंपनियां अमेरिकी सरकार की टैक्स पॉलिसी का फायदा उठा रही हैं और देश के अंदर ही अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही हैं। तो कंपनियां सिर्फ आज की समस्याओं से नहीं निपट रही हैं, बल्कि वो भविष्य के लिए एक लंबी और नई रणनीति भी बना रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि कॉर्पोरेट लीडर्स का लॉन्ग टर्म विजन आखिर है क्या।
2025 की अर्निंग रिपोर्ट से एक बात बिल्कुल साफ होकर निकली है। अधिकारियों का मानना है कि असली समाधान टैरिफ से लड़ना नहीं, बल्कि टैक्स में छूट और ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट्स करना है जो इनोवेशन को, नई सोच को बढ़ावा दें। तो सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य सिर्फ टैरिफ से बचने बचाने का नहीं है। असली खेल तो इनोवेशन को बढ़ावा देने का है। जो देश और जो कंपनियां इसमें आगे रहेंगी, वही इस नए दौर में कामयाब होंगी। और यहीं पे आके हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे रुक जाते हैं। सोचिए, अगर ये टैरिफ वगैरह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म की रुकावट है, तो ये जो नई दुनिया बन रही है, ये जो रीजनलाइज्ड दुनिया है, ये भविष्य में किस तरह के कमाल के बड़े इनोवेशंस को जन्म देगी? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।